हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे लाया जा सकता है, कैसे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आज हम ये जानेंगे। देखिए, हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज रिपेल ईच अदर, अपोजिटली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, यानी चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है। ये हमें पहले से पता है। आज हम ये जानने वाले हैं कि चार्ज्ड बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू कि वो फोर्स कितने न्यूटन होगा, ये आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एस्टिमेट किया कूलम ने। एक वैज्ञानिक हुए हैं, क्या नाम है, कूलम। और ये कब की बात है? ये है 1785 की बात, 1785 की बात है। तब कूलम नाम के एक साइंटिस्ट ने चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का एस्टिमेट दिया था। कूलम के अकॉर्डिंग, अगर कूलम की बात माने तो मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज है हमारे पास, Q1 एंड Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की सेपरेशन कितनी मान लेते हैं? मान लीजिए इनके बीच की सेपरेशन है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो कूलम ने कुछ अलग नहीं किया, उसने न्यूटन का जो नियम के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो आपको अच्छे से याद होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, G m1 m2 अपॉन r²। तो ये था न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। इसी को कॉपी किया है कूलम ने, बस उसने चेंज क्या कर दिया, उसने 2 मैसिव बॉडीज की बजाय 2 चार्ज बॉडी ले ली, और उसने कांस्टेंट भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। जी की जगह भी उसने अपना अलग कांस्टेंट यूज कर लिया। तो कूलम के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के। F, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई द फोर्सेस द चार्जेस is directly proportional to the product of the charges। यहाँ पे आपको Q1 और Q2 की वैल्यू रखनी है। साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर करना है। आप चाहो तो यहाँ पर मोड भी लगा सकते हो। ये मोड सिर्फ ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे क्या उठाया है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड। ओके, सेकंड, अकॉर्डिंग टू कूलम द फोर्स between two charges is inversely proportional to the square of the separation। तो उनके बीच की जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। तो देखिए ये बिल्कुल एज इट इज है कि नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलम ने न्यूटन को जैसे क्या किया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। अब कूलम ने इसके बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी का ये कांस्टेंट जो लगाया है, इस साइन को हटा के, वो क्या है, तो उसने लगाया है स्मॉल k। न्यूटन ने क्या लगाया था, G लगाया था, इसने क्या लगाया है, स्मॉल k लगाया है, Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताता है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ। अब हम इसमें के को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो के है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ए मीडियम। मींस नेचर ऑफ मीडियम का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों चार्जेस रखे किस मीडियम में है। यहाँ पे मीडियम क्या है, ये इनको एयर में रखा हुआ है कि वाटर में रखा हुआ है कि ऑयल में रखा हुआ है, इनको रखा किस जगह पे हुआ है, उस जगह को कहते हैं मीडियम। तो के की वैल्यू मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है, और सेकंड डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पे, सिस्टम ऑफ
यूनिट पर डिपेंड करती है कि हम कैलकुलेशन कौन सी यूनिट सिस्टम में कर रहे हैं, एसआई में कर रहे हैं कि सीजीएस में कर रहे हैं। ओके, अब हम के पे थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा के को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम दो चार्जेस ले लेते हैं Q1 Q2, जिनके बीच की सेपरेशन क्या है R, तो अकॉर्डिंग टू कूलम इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा K Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। तो यहाँ पर अगर K की बात करें तो अगर इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है, इन दैट पर्टिकुलर केस K की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो K की वैल्यू रहेगी वैक्यूम में अगर इनको रखा है तो अब हमें मीडियम तो हमने फिक्स कर दिया, मीडियम क्या है, वैक्यूम। दूसरा K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मीडियम के साथ साथ ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करती है। तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा तो K की वैल्यू भी चेंज होगी। तो पहले हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम में। अगर आपने सीजीएस सिस्टम यूज कर रखा है यूनिट्स के लिए तो K की वैल्यू क्या लोगे, K की वैल्यू लोगे 1। सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे। और अगर आपने एसआई सिस्टम यूज कर रखा है तो फॉर वैक्यूम वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल टू क्या रहेगी, 9 × 10⁻9 रहेगी। तो ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है और K की वैल्यू आपको खुद याद रख के पुट करनी होती है। तो ये दोनों वैल्यूज सीजीएस सिस्टम के लिए K की वैल्यू 1 रहेगी, एसआई सिस्टम के लिए 9 × 10⁻9 रहेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई, सबको अच्छे से समझ आ रहा है, बिल्कुल प्यार से समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अब अगर बात करें इसके यूनिट की तो K की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो ये तो हम +1 से करते आ रहे हैं भाई, क्या बड़ी बात है। देखिए हमें K की यूनिट निकालनी है तो हम K को यहीं रख लेते हैं। K के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो आगे जाके F के चला जाएगा डिवाइड में, और K के जो डिवाइड में है वो F के चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बताओ K की यूनिट क्या बनी, K की यूनिट बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये K की यूनिट रहेगी, आपको इसको रटना नहीं है, आप इसको जस्ट सेकंड में अपने टिप्स पे इसको 1 सेकंड में आप इसको एस्टिमेट, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर K की वैल्यू यूनिट भी रख दो भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है एसआई सिस्टम में K की वैल्यू। तो ये हो गया भाई K का कंप्लीट। तो ये सारी रहेगी K के बारे में कैलकुलेशन। अब K को थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो जो K होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, वो होता है 1/4πε0 के बराबर। K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ अगर नोट लगा हुआ है तो ऑफ वैक्यूम। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी K का बिल्कुल उल्टा। तो यहाँ पे क्या है K, तो K का इन्वर्स कर देंगे, जो K की यूनिट थी उसका इन्वर्स कर देंगे। K की यूनिट ये रही, तो पर कूलम स्क्वायर की जगह इसमें क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन की जगह पर न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर K नीचे है भाई। तो ये रहेगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू और उसकी यूनिट। तो ये हो गया भाई कंप्लीट एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी वास्तव में क्या चीज़ है, ये इससे हम
किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अगर परमिटिविटी चेंज हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन अराइज होते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है नॉर्मली, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं भाई परमिटिविटी के बारे में। तो ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस और परमिटिविटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ मैं कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। इसको आप फेयर नोट्स में भी नोट नहीं करेंगे भाई, ये नोट्स में नहीं है। सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस आए, आप परमिटिविटी को अच्छे से समझ सको, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। और K की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो रख दीजिए। तो F की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से F की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही बनेगी। अब यहाँ देखिए, अगर हम Q1 Q2 और उनके बीच की सेपरेशन, इन तीनों फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, यानी इनको चेंज ना करें, इन दैट पर्टिकुलर केस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब एक चीज और समझते हैं। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा ना। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V अपॉन R कर सकते हैं। तो अगर हम एक वायर ले लें, उनके जो वायर के जो टर्मिनल हैं, उनके बीच में जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें तो करंट किस पे डिपेंड करेगा, वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे देखिए V को कांस्टेंट कर दिया तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वायर की एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द वायर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है कि नहीं। ये चीज़ बना सकते हो आप अपनी तरफ से, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो रेजिस्टेंस को। क्या है रेजिस्टेंस, इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी, वायर की, विच जो क्या करती है, अपोज करती है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। तो इसी तरह अगर हम एप्सिलॉन नॉट को, परमिटिविटी को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी किसकी, मीडियम की। और वो किसको अपोज करती है, फोर्स बिटवीन चार्ज को अपोज करती है। कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स बिटवीन चार्ज उतना ही कम होगा। तो परमिटिविटी को हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, जिस मीडियम में उन चार्जेस को रखा गया है, विच क्या करती है, ये अपोज करती है किसको, अपोज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, किसके बीच में क्या कार्य कर रहा है फोर्स, बिटवीन द चार्जेस। तो इस तरह हम परमिटिविटी को अपनी लैंग्वेज में ओम्स लॉ से रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ हमने समझा है कि परमिटिविटी है क्या। इसको फेयर नोट में नोट नहीं करना, फेयर बुक में, एग्जाम में भी नहीं आता ऐसा कुछ। ये सिर्फ हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए है कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज कर दी जाएगी, परमिटिविटी इंक्रीज होगी, तो उस मीडियम में रखे गए चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो चार्जेस है मेरे पास, उनको पहले मैंने ए मीडियम में रखा और फिर उनको, इन दोनों चार्जेस को उठा के यहाँ से फिर मैंने कहाँ रखा, बी मीडियम में रखा। अगर बी मीडियम की परमिटिविटी ए मीडियम की परमिटिविटी से दुगनी है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप यहाँ से देखो।
अगर परमिटिविटी डबल हो गई तो फोर्स इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। परमिटिविटी अगर गुणा 2 है तो फोर्स भाग 2 हो जाएगा। परमिटिविटी अगर गुणा 3 हो जाएगी तो फोर्स भाग डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अगर परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगी तो फोर्स डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बस ये कंसेप्ट बिल्ड किया है हमने। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ भी सकते हैं। अब मेरे एक चीज सोचिए आप, जनरल सी बात है, नमक है हमारे पास, साल्ट है। क्या होता है नमक का फॉर्मूला? NaCl। सोडियम पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो ये दो एटम्स हैं जिन पे अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सही बात, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, जब साल्ट को वाटर में डाल दिया जाता है, अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए तो ये उसमें टूट क्यों जाता है? Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, मतलब डिजोल्व क्यों हो जाता है ये? तो उसका यही रीज़न है भाई। क्यों? क्योंकि जब ये एयर में होता है तो एयर की परमिटिविटी अलग होती है, और जो वाटर में चला जाता है तो वाटर की परमिटिविटी अलग होती है। और थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो 80 टाइम्स ग्रेटर होती है, 80 टाइम्स हायर होती है देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और वी कैन से एयर। तो एयर की परमिटिविटी से वाटर की परमिटिविटी कितनी ज़्यादा होती है? 80 गुना ज़्यादा होती है। तो जब एयर में ये है, मान लीजिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है? F लग रहा है। तो बताओ जब ये वाटर में जाएगा तो इस पर कितना लगेगा? अरे परमिटिविटी 80 गुना हो गई भैया। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। तो परमिटिविटी अगर 80 गुना हो गई तो फोर्स क्या हो गया? 1/80 टाइम्स हो गया। बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? तो यही रीज़न है कि जब ये साल्ट का मोलिक्यूल वाटर में जाता है तो दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना कम हो चुका है? वो 80 गुना कम हो चुका है, 1/80 टाइम्स हो चुका है। तो यार इतना कम हो गया है कि अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे और एक दूसरे को छोड़कर चले जाएंगे। मतलब बताओ डिजोल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो बस यही कंसेप्ट है परमिटिविटी का। तो ये आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है भाई। अब फेयर की बात करें तो मैं आपको फेयर दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। देखिए हेडिंग डालोगे आप कूलम्स लॉ, लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी 2 point चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Let 2 point charges Q1 and Q2 are separated in vacuum by a distance r. According to Coulomb's law, the force between these charges F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to r square. From equation 1 and 2 what we get? F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square. अब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देंगे स्मॉल के। क्या है के? तो के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फॉर फ्री स्पेस और वी कैन से वैक्यूम के इज इक्वल टू 1 इन सीजीएस सिस्टम एंड के इज इक्वल टू दिस इन एसआई सिस्टम। ओके आगे चलते हैं। वी कैन राइट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं परमिटिविटी को। तो यहाँ से हम परमिटिविटी की जगह क्या ले सकते हैं? तो F आगे डिवाइड में चला जाएगा, यानी परमिटिविटी के साथ में जो सारी टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ लेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? तो ऊपर क्या है? चार्ज इंटू चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर तो ऊपर आ गया। नीचे क्या है? फोर्स यानी पर न्यूटन, और क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर। ये बनेगी परमिटिविटी की यूनिट। अब वैल्यू अगर इसकी देखें तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये इसकी रहेगी परमिटिविटी की वैल्यू। अब ये वो टॉपिक है जो हमें फेयर नोटबुक में नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है। आप इसको रफ में नोट कर सकते हो या आप फेयर में नोट भी कर लो तो ऊपर लिख लेना नोट इन सिलेबस, नोट इंक्लूडेड इन सिलेबस, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओम्स लॉ वाला वो कंप्लीट ये रहेगा। तो ये मैं इसकी पिक्स इसमें ऐड कर देता हूँ वीडियो में आगे, आप वहाँ से अपने फेयर नोट्स कंप्लीट कर लेना भाई। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।